हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू रनिफाई। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के एग्जाम के साथ साथ आप जेई की प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th के साथ साथ 11th क्लास के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, जिसको आप फॉलो करके जेई में से अच्छा स्कोर ही नहीं, आप अच्छी रैंक भी अचीव कर सकते हो अगर आपने सारे पॉइंट और सारी चीजों को अच्छे से फॉलो किया। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बिकॉज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आप उनमें से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, यानी आपके जेईई मेन एग्जाम की। आप लोग पता है कि जो आपका जेईई का एग्जाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जेईई मेन और एक होता है आपका जेईई एडवांस। एडवांस जो एग्जाम होता है वो आपको आईआईटी में एडमिशन के लिए हेल्प करता है, जबकि आपका जो मेन एग्जाम होता है जेईई का वो आपको एनआईटी या अदर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो यहां पे याद रखिएगा, जो लोग आपको जो जेईई का मेन एग्जाम होता है उसमें जनरली आपके पास दो अटेम्प्ट मिलते हैं। एक आपका अटेम्प्ट जो होता है वो आपका होता है कि 12th के साथ होता है और जो दूसरा अटेम्प्ट होता है वो जस्ट 12th के नेक्स्ट ईयर होता है। तो जो आपका 12th के बाद का जो अटेम्प्ट होता है एक्चुअल में वो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं क्रिएट करता। याद रखिएगा, बेसिकली जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो जेईई में क्रैक करते हैं वो स्टूडेंट क्रैक करते हैं जो अलॉन्ग 12th के साथ पढ़ते हैं। मतलब जो बच्चे 12th के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका ही ज्यादा चांसेस होता है जेईई में क्रैक करने का। अदरवाइज जो बच्चे एक साल लीव पे लेकर, एक साल गैप करके जो लोग पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर वो लोग कहीं कोटा में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं 12th के बाद एक साल गैप लेकर घर में पढ़ाई करूंगा या फिर मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लूंगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज याद रखिएगा कि 12th के साथ चीजें करना बहुत ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू आप 12th के एक साल बाद फिर से आप 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री, 12th की मैथ्स एंड 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्रिपेयर करो। बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है। तो जो बच्चे पहले से 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे या जेईई मेन को लेकर सीरियस थे या पहले से कोई ना कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा था, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लास्ट 1 मंथ में अपने जेईई मेन एग्जाम को क्रैक करने की। या फिर अगर जो बच्चे अभी अभी उन्होंने क्या सोचा था कि लाओ एक बार ट्राई करते हैं, तो उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को देके अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने की, ताकि वो नेक्स्ट ईयर इसको अच्छे से क्रैक कर सके। तो ये जो एग्जाम है आप सभी लोग को देना चाहिए मेरे ख्याल से, और इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप नॉन सीरियस होके दो। इस एग्जाम को जब आप देने जाओ तो आप अपना पूरा फुल प्रिपरेशन करके जाइए। भले टाइम कम बचा हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसको खाली एज अ खाना पूर्ति आप खाली देने जाओ। बिकॉज याद रखिएगा कि अगर आप इसको एज अ खाना पूर्ति एग्जाम दिया, मतलब कि बस खाली चलो फॉर्म भर दिया है, टाइम बचा हुआ है, क्या पढ़ ले यार, अब तो इस समय बहुत कॉलेज से प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया होगा या आपका बोर्ड एग्जाम है तो क्या कैसे मैनेज करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि अपने प्री बोर्ड्स को, अगर आपको प्री बोर्ड्स है, आप प्री बोर्ड्स को ना भी दो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज प्री बोर्ड कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आपके प्रिपरेशन पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो आपको 1 मंथ बचा है, आज से आपको जो 1 मंथ बचा है, इसमें आपको जो आपका ऑलरेडी 12th तो प्रिपेयर हो ही गया है। बिकॉज आपने 12th का टर्म 1 एग्जाम दिया ही हुआ है और टर्म 1 एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव था, तो वो आपको पहले से बहुत फायदा कर चुका है। भले आपको वो चीज महसूस ना हो रही हो, बट आपने को याद रखना है कि 12th का जो टर्म 1 एग्जाम था वो आपका पूरी तरह ऑब्जेक्टिव एग्जाम था। और जेईई मेन एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो वहां से आपको पहले से जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। और जो आपका सेकंड टर्म एग्जाम है उसमें आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपको पूरा फोकस करना सिर्फ और सिर्फ 11th को लेकर। तो आपको क्या करना है, 11th अगर मैं बात करूं, पूरी फिजिक्स की बात करता हूं, तो 11th में आपको सारे चैप्टर्स को कवर नहीं करना, बिकॉज वो आप कवर कर भी नहीं सकते। अगर देखा जाए जिन लोगों ने अभी तक 11th नहीं टच किया है या आप बहुत ज्यादा गैप कर चुके हैं तो वो लोग पूरा 11th नहीं पढ़ सकते हैं। उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो लोग जो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, आपको उन चैप्टर्स को भी नहीं, उन चैप्टर्स को जो टॉपिक में बता रहा हूं सिर्फ आप टॉपिक्स को कवर करिए। देखिए, अगर आप जेईई के सिलेबस को और देखेंगे तो सिलेबस आपको बहुत ब्रॉड दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा और लगेगा यार इतना सारा सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप जेईई मेन के टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, आप हर चैप्टर के सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो आप उस 50% जो आपको 11th का पोर्शन आता है
उसमें बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए 12 का 50% होगा, 11 का 50% होगा, तो आप ऑलरेडी 12 का 50% कर चुके हैं। तो जो आपको 11 50% करना है, अगर आपने उसमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया, तो आप समझ लीजिए उसमें से 50% जो 11 का है उसमें से भी आप 25 to 30% इजीली अचीव कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं जेईई मेन एग्जाम में। और जो आपका 1 ईयर का जो गैप होगा वो भी आपका क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 1 ईयर गैप करने की जगह पर इस 1 मंथ में पूरी निष्ठा से प्रिपरेशन करिए। और कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य पाना हो तो लक्ष्य पाना अगर है आपको, तो आपको पता होना चाहिए आपको चलना कैसे है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ खाली आपका टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होता है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से तरीके को फॉलो करना है, कहां पर चीजें जाना है। केवल खाली ये डिसाइड करने से नहीं मुझे क्रैक करना है या फिर मैं अगले साल कोचिंग कर लूंगा। कोचिंग कोई खास रोल प्ले नहीं करता है जब तक कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा उस एग्जाम को क्रैक करने का। कोचिंग से आपको एक आइडिया दे सकता है, बट आपको प्रिपरेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो जो प्रिपरेशन आप 1 ईयर बाद करने की सोच रहे हैं, वो प्रिपरेशन अगर आप 1 मंथ में करने की कोशिश करें तो वो चीज अचीव किया जा सकता है। थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ाइए। अभी आप अगर आप 12th को थोड़ा साइड में रख लेते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये मानना है 12th में टॉप करने की जगह पर अगर आपको 12th में एक डिसेंट मार्क्स लगभग आपके 85 to 90% आ जाए और आपका जेईई में क्रैक हो जाए, तो उससे अच्छी आपके लिए गुड न्यूज कोई और हो नहीं सकती। ठीक है, तो आप ये करिए कि 12th के साथ ही इसको मैनेज करने की कोशिश करिए। 12th को थोड़ा टाइम अगर कम भी देंगे इस 1 महीने में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जेईई मेन एग्जाम जरूर क्रैक हो सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 11th क्लास के जो आपको बेनिफिट देंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के। ठीक है, तो टॉपिक्स बताने से पहले मैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये आपके 1 मंथ के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अगर आपको सपोज यहाँ बहुत ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको वो दूसरे तरीके से स्ट्रेटजी बताता। बट अगर आप ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप टॉपिक फॉलो करते हो तो आप 1 मंथ में बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो, जिससे कि आपका जेईई मेन एग्जाम में एक अच्छी रैंक आ सकती है। तो कौन कौन से आपको 11th में टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं आज आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बता रहा हूं कि आपको हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले यहां पे देखते हैं, बात करते हैं यहां पर यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशन चैप्टर की। तो देखिए यहां पे याद रखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, बट आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लेंथ हो गया या मास हो गया, इनकी आपको यूनिट्स को याद रखना है। जैसे आपको पता है लेंथ की यूनिट्स कौन कौन सी होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, नैनोमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, लाइट ईयर होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसे क्या होते हैं, पार्सेक होती है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए और उनकी वैल्यू से पता होनी चाहिए। दूसरा जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि जब मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, टन होती है, एएमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, इनकी वैल्यूज क्या होती है। और एक और याद रखना है, चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी मास की ही यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको यहां पे याद रखेगा मेजरमेंट में एक क्वेश्चन 100% आता है जहां पे आपको परसेंटेज एरर फाइंड करने को बोलता है। आप क्या करेगा, फॉर्मूला दे देगा, उस फॉर्मूले में क्या होगा, आपको अलग अलग क्वांटिटीज दे देगा, उसमें कितनी एरर्स है वो दे देगा, आपसे पूछेगा कि फ्ला क्वांटिटी में कितना ज्यादा एरर हो रहा है। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, तो हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप वहां से एक क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। थर्ड यहां बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन में आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे 3 तरह से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे, आपको 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पहले याद रखिएगा, डायमेंशन में जितने आपको टेबल दी होती है जहां पे आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूले दिए होते हैं, आपको क्या करना है, जितने आपके कांस्टेंट्स हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, तो जितने आपके कांस्टेंट्स हैं फिजिक्स में जो यूज होते हैं, चाहे आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे जितने भी कांस्टेंट्स आप यूज करते हैं फिजिक्स में 11th और 12th में, उन सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जितने आपके टर्म्स हैं, जितने आपके इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। दूसरा चीज क्या है कि जो आपकी क्वांटिटीज है, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, डायमेंशन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे आपको पता है स्ट्रेन आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एंगल आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये जो आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इनका भी आपको क्या होना चाहिए, इनका भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अगर हैं, तो यहां आपको पता है वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की, इन तीनों की डायमेंशंस क्या होती है, ml² t - 2, तीनों के डायमेंशंस क्या यहां पर सेम डायमेंशंस है।
ऐसे आपको पता है मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूरी टेबल याद नहीं करनी है, आपको कॉन्स्टेंट्स जिनकी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है और जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। मतलब आपको एमकेएस में कोई सिस्टम ऑफ यूनिट दिया होगा, आपको एमकेएस को कन्वर्ट करना होगा सीजीएस सिस्टम में। तो इस पर आप एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहां बनता है कि आपको क्या होगा, एक इक्वेशन दे देगा, आपको चेक करना होगा क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं सही है। तो यहां पे आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जहां पे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा यहां पे जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका बनता है कि आप क्या करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, अब वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करे वो आपको दे देगा और आपसे पूछेगा क्या रिलेशन होगा इस फिजिकल क्वांटिटी का अदर फिजिकल क्वांटिटी से। मतलब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इस केस में आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो आपको पता है वहां पे आप डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके फॉर्मूले को निकालते हो। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स आपका 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आपका है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक आपका है मोशन इन अ प्लेन की। पहले बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन में आपको क्या करना है, वेक्टर में आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उसका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना। ये जो 5 तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको जरूर याद कर लेना है कि आपको ये 5 तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको जरूर पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आ जाता है सीधे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे, जहां पे फॉर्मूला होता है r² = a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जहां पे आपको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा और आपसे पूछेगा इसका रिजल्टेंट कितना होता है। तो इस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है वेक्टर्स में, ठीक है। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है बिकॉज टाइम कम है, तो आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि आपके पास क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो इक्वेशन होती है वो आपको इक्वेशन याद कर लेनी है। क्या होती है, y = x tan थीटा - 1/2 g x² / u² cos² थीटा। जो आपकी इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की वो आपको याद रख लेना है। और जो आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला आपका किसका होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूले को आपको तैयार रख लेना है। इन पर बेस एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको जरूर यहां पे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता देता हूं मैं कि याद रखिएगा, आपको पता है कि मोशन इन अ प्लेन में जब आप किसी बॉडी का थ्रो करते हो किसी एंगल पर, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो यहां पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है हर बार कि कौन सा कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो चेंज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि u cos थीटा जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, तो वहां पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लेना है। क्या करना है आपको जनरली वहां पे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दे देगा। आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल से क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, आपको पता है। तो डिफरेंशिएशन बेस एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इंटीग्रेशन बेस, जहां पे आपको क्या होगा, वेलोसिटी दे देगा और वेलोसिटी से आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालना होगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कर लेना है। इसके साथ साथ अगर आपको और कोई चीज करने के लिए मैं बोल रहा हूं तो वो है आपको कि nth सेकंड में आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v = u + at,
एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती हैं। इन 3 इक्वेशन में बेस आपको 3 इक्वेशन बेस एक क्वेश्चन को कर लेना है। इससे आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस पर बेस क्वेश्चन जरूर कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी और पावर की, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक या 2 पॉइंट्स बोलूंगा। पहला पॉइंट आपको है वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो पोर्शन है। आपको ये 2 पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मतलब इन 2 पोर्शन में बेस क्वेश्चन यानी वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस आपको एक क्वेश्चन जरूर कर लेना है। और एक और इंपॉर्टेंट आपका कंजर्वेशन मोमेंटम यानी कोलिजन पर बेस, कंजर्वेशन मोमेंटम यानी कोलिजन बेस एक क्वेश्चन को आपको जरूर कर लेना है। वहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। पावर की बात करें तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी आपको एक क्वेश्चन को जरूर कर लेना है, क्योंकि यहां पे इस फॉर्मूले बेस एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। और वर्क के बारे में बात करते हैं तो वर्क का जो आपको पता है ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको पता है कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, उस ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो वो एरिया आपका वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको उस ग्राफिकल बेस क्वेश्चन एक आपको वर्क से मिल जाएगा। और काइनेमेटिक्स में आपको जो ग्राफिकल बेस क्वेश्चन होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन दोनों ग्राफिकल बेस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। बिकॉज हर साल ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, यहां तक आपको आई होप चीज समझ में आ रही होंगी। देखिए यहां पर जो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको उनको पॉइंट वाइज नोट कर लेना है और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते जाना है। आपको 101% इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने बात कर ली है स्टार्टिंग में 3 चैप्टर्स की। अब इसके जो आगे चैप्टर्स है इनके वीडियो को मैं आपको तभी लाऊंगा जब आपका सपोर्ट मुझे दिखाई देगा। देखिए मुझे पता चलना चाहिए कि आप उस वीडियो में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप अपने सपोर्ट दिखाने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। जिस दिन इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, जहां पे हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। और यही नहीं, जो 11 के आपको चैप्टर्स हैं और उनके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, उसके भी आपको वीडियोस लेके आ जाऊंगा अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।